नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए हिंदी की जानी मानी लेखिका मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी खुशकिस्मत। प्रस्तुत है कहानी खुशकिस्मत। हाथ में दवा का पत्ता थामे निश्चेष्ट नलिनी सोच रही थी, उससे गलती ठीक कब हुई। अगर ये दवा न खिलाई होती तो क्या नरेंद्र जीवित होता, या आखिरी क्षण अपोलो अस्पताल के डॉक्टर से लिया अपॉइंटमेंट रद्द करके वो उसे दूसरे अस्पताल न ले गई होती तो जीवित होता। वहीं के न्यूरोलॉजिस्ट ने दवा की मिकदार बढ़ाई थी ना, वो सलाह परिवार के परिचित डॉक्टर ने दी थी। उन्हीं के दवाखाने से फ़ोन करके अपोलो का अपॉइंटमेंट रद्द करके दूसरे अस्पताल फ़ोन लगाया था। तुरंत समय मिल गया तो ले गई। परिचित डॉक्टर पर आस्था थी, इसलिए उनकी सलाह मान करना नहीं। असल बात कुछ और थी। जानकर अनजान बनने का नाटक कब तक करेगी। असल वजह उसके भीतर कुंडली मारे दहशत थी, जो बड़े अस्पतालों के अंदर जाने से रोक देती थी। एक रिश्तेदार को देखने गई थी तो एक बार तो दिमाग एकदम कोरा खाली हो गया था। दिखना सुनना बंद, जड़ जहाँ की तहाँ। एक दरिया दिल जवान की मदद से बाहर निकली, अस्त व्यस्त। बाहर आते ही आंखों के आगे अंधेरा छाया कि गिरते गिरते बची। गिरते गिरते वो हमेशा बच जाती है। इस मामले में वाकई भाग्यशाली है। कभी हड्डी नहीं टूटी, किसी का सहारा ले उठना नहीं पड़ा, किसी ने लाद कर घर तक नहीं पहुंचाया। एक बार गिरी थी बीच सड़क, दोपहिया स्कूटर से टकराकर। कसूर सवार का नहीं, उसका था। बीच रास्ते ताज़ा लिखी कहानी का धांसू शीर्षक क्या सूझा। अहमक दोनों तरफ के तेज यातायात से बेखबर वहीं ठिठक गई। दाईं तरफ से आ रहे स्कूटर सवार ने काफ़ी से ज़्यादा कोशिश की, पर इतनी ज़बरदस्त बेवकूफ़ी से टक्कर लिए बगैर न रह पाया। चपेट में आ वो दूर जा गिरी। नौजवान दिल्ली में नया होगा, जो रिवायत के खिलाफ रफू चक्कर होने के बजाय रुक कर पूछने लगा, आप ठीक तो हैं? बेतरह शर्मसार वो तीर की तरह उठी। ज़ोरदार आवाज़ में ठीक होने के साथ गलती 16 आने स्कूटर सवार की नहीं, अपनी होने की तस्कीद की। तमाशबीनों की भीड़ छट गई। किसी तरह लगड़ाने पर काबू रख वो सामने कॉटेज एम्पोरियम में घुस गई। सोफे पर ढेर होकर दरख्वास्त की कि तिपहिया मंगवा दें। सड़क पर फिसल कर खासी चोट आई है। उन्होंने मंगवा दिया। रास्ते में एक्सरे करवा घुटने में बाल आने की जानकारी ले पट्टी बंधवा घर पहुंची। सही अर्थ में उसे गिरना नहीं माना जा सकता था। आखिर गिरना उठना उसकी अपनी रचना थी, कहें कि वो वास्तविकता नहीं कहानी थी। तब की बात और थी, तब उसे खुश होने से डर नहीं लगता था। खूब मज़े लेकर छोटे बेटे प्रशांत को घुटने में तरेड़ आने का किस्सा सुनाया था। उसने अपने खास अंदाज में आंखें मार कर कहा था, भाइयों, हमारी माँ एकदम अलग किस्म की पागल हैं। बड़ा बेटा सुशांत तब अमेरिका में नौकरी कर रहा था, वो भी कम बिंदास नहीं था। पर प्रशांत और नलिनी कुछ अलग किस्म के दीवाने थे और एक दूसरे के राजदां दोस्त। तब की बात और थी, तब प्रशांत था, पर उसके जाने के बाद भी नलिनी कभी ऐसे नहीं गिरी कि उठ ना पाए। नरेंद्र उतना भाग्यशाली नहीं रहा। वो गिरा तो खक्खर सड़क पर मुंह के बल और होश गंवाकर। चेहरे पर कई जगह चोट से खून बहा। 4 जन उठाकर घर लाए। गनीमत कि गिरा घर के ठीक सामने। शायद बाहर निकलते ही घर में काम करने वाली वीना से एक अजनबी ने आकर कहा, एक गिलास पानी ले आओ, सड़क पर कोई बुजुर्ग गिरा पड़ा है। गई तो पहचाना, ये तो अपने साहब के पिताजी हैं। हाँ, वो दिल्ली में अपने घर के नहीं, पुणे में सुशांत के घर के सामने सड़क पर गिरा था। वे दोनों 20 दिन के लिए वहाँ गए हुए थे। पहले नरेंद्र नहीं जाता था, वो अकेली जाया करती थी, हर साल महीनों के लिए। हर किसी से कहती, मेरी बहू अभिलाषा सुशांत की पत्नी बिल्कुल बेटी की तरह है। कोई कहता, आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, तो वो चट कहती, अभिलाषा ने भेजी है। हथकरघे की नुमाइश में जाती है तो मेरे लिए साड़ी, दुपट्टा या कुर्ता खरीद लेती है। मैं खुद अपने लिए खरीदारी नहीं करती, वही करती है। आप तो जानते हैं आजकल लड़कियां कितनी खरीदारी करती हैं, शगल मानिए कि खपत। वो भी तरंग में आकर कभी साड़ी खरीद लेती है, कभी सूट या नए ढब का कॉस्मेटिक। बाद में लगा
उस पर फबा नहीं तो बदलने के बजाय मुझसे कहती है, आप पर जचेगा, आप ले लीजिए, बस अपने लिए कुछ खरीदने से मेरी छुट्टी। बखान सुन एक पड़ोसन ने हंसकर कहा था, साफ कहिए ना, अपनी पुरानी चीज़ें पकड़ा देती है। आप भी। बिल्कुल नहीं, एक से एक बढ़िया चीज़ होती है, ना जचे तो साफ कह देती हूँ मैं, नहीं चाहिए। फिर मुग्ध भाव से जोड़ा था, वो सोचती है मैं अब भी जवान हूँ, कभी पैंट और टॉप भेज देती है, सफ़र में पहन लेती हूँ। खुशकिस्मत हो, दूसरे ने होंठ चबाकर कहा था तो वो पसीना पसीना हो गई थी। 18 बरस बीत गए, कोई खुशकिस्मत कह दे तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। जब से पत्नी सहित प्रशांत दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वो बेहद अंधविश्वासी सी हो गई है। पहले नहीं थी, धड़ल्ले से कहती थी मैं कर्मकांड में विश्वास नहीं करती, शादी में भी नेक और टोटकों को तरजीह नहीं दी थी, दहेज टीका मिलनी वगैरह से परहेज रखा था, नाते रिश्तेदार नाराज़ हुए तो अपनी तरफ से साड़ी वगैरह देकर मना लिया था। पर कुछ ही महीने बाद जब वो हादसा हुआ और एक प्रख्यात लेखिका ने कहा बेटे की शादी में इतना खुश नहीं होना चाहिए था, तभी ना, तो मन की दारुण रिक्ति में जो रंच मात्र आत्मविश्वास बचा था चुक गया। वो खुश होने से डरने लगी। अगले 5-6 साल बुरे गुजरे। सुशांत अमेरिका से लौट पुणे में बस गया। 2 साल तक भाई की मृत्यु से उबर नहीं पाया, बीमारी से घिरा रहा। नलिनी नरेंद्र को दिल्ली छोड़कर महीनों उसके पास रहती। लोग कहते भाग्यशाली हो कि पति तुम्हें इतने लंबे अरसे के लिए जाने देते हैं। वो डर जाती, कहती ना ना ना, दुर्भाग्य कहो, बीमार बेटे बहू की देखभाल करने जाती हूँ। नरेंद्र इतने दिन के लिए काम नहीं छोड़ सकते ना। मैं मन का चोर आगे बोलने न देता। वजह जो होती, यह तय था कि बेटे के पास रहना सुकून देता था। ज़्यादा खुशी नहीं, हालात उस लायक नहीं थे, फिर भी दिल्ली में हरदम हर पल ना होने का जो एहसास घेरे रहता था कम हो जाता। कोई कहता आपकी बहू बहुत अच्छी है जो आपको बुलाती है, वरना आजकल लड़कियां नहीं चाहती कि पति की माँ पास रहे, भले तीमारदारी को ही। वो सच्चे पर डरे मन से कहती 16 आने सच। वो यकीन करती थी कि इस मामले में वो खुशकिस्मत थी, पर कहने से डरती थी। 5 साल बाद जब पोती हुई और 7 साल बाद पोता, तो अपनी घबराहट पर इतना काबू उसने पा लिया कि जब तब कहने लगी मैं हर जुलाई में 2-1 महीने के लिए पुणे चली जाती हूँ। क्या मौसम है शहर का, न सर्दी न गर्मी, सुहाना समा और खुला ओर छोर। कोई होंठ टेढ़े कहकर कहता खुशकिस्मत हो जो आओ भगत करने वाली बहू पाई है, तो पसलियों से बाहर निकलने को तैयार दिल को हाथों से दबा खुद को करारी डांट पिलाकर कहती हाँ, इस बात में मेरी किस्मत अच्छी है। मन ही मन भगवान से माफ़ी मांग लेती, मैं खुश नहीं हूँ भगवान, बस आपकी इस करुणा के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे नलिनी और नरेंद्र की उम्र बढ़ी। 18 बरस आखिर बरस होते हैं। नरेंद्र 70 का होने को आया, काम रहा नहीं। असल में प्रशांत के जाने के 10 साल के भीतर उसका बिजनेस ठप हो गया था। वो करीब करीब कंगाल हो गया। असल कंगाल तो दोनों पहले ही हो गए थे, 10-1 साल में रुपए पैसे से भी हो गए। काफ़ी दिन कारगर काम न होने पर बिगड़े कामों की मार्फत चढ़े कर्ज को उतारने की जद्दोजहद में नरेंद्र उसके साथ पुणे नहीं गए। वो अकेली जाती रही, कह देती नरेंद्र काम छोड़कर आने को राजी नहीं। झूठ कितने दिन चलता। इस बरस नरेंद्र को साथ ले पुणे पहुंची। अब तक सब जान गए थे नरेंद्र के पास काम छोड़ रुपया पैसा भी नहीं था। तो क्या नरेंद्र कहता जिसका काबिल बेटा अच्छा कमा रहा हो उससे कंगाल कैसे कहें। उसका मानना था बेटे को बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, रिवायत है, हमारी परंपरा। उसने भी की थी अपने पिता की। नरेंद्र बेवकूफ़ था या अपने पिता की तरह आत्मकेंद्रित और स्वार्थी। कारोबारी नकारापन के बोझ को बच्चों पर लादने को क्या कहेंगे। ऐसे नहीं सोचना चाहिए। आखिर नरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है और नलिनी की गलती की शुरुआत कब हुई। उसे पुणे ना ले गई होती तो क्या वो आज जीवित होता। वैसे कंगाल होने में सारी गलती नरेंद्र की नहीं थी, कुछ हाथ हालात का था। नलिनी तो दुकानदार नहीं लेखक थी, पर हालात ने उसे भी वो तजर्बा दिया था जिससे नरेंद्र रोज़ वाबस्ता होता था। प्रशांत के जाने के कुछ महीनों बाद एक फिल्मकार उसके पास पैसा मांगने आई थी।
एक मशहूर लेखिका ने भेजा था कि बेटा बहू गुजर गए, जिम्मेवारी रही नहीं, आप पैसा दे सकती हैं। पता नहीं वाकई कहा था या फिल्मकार ने अपना तर्क उस पर थोपा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मशहूर लेखक समझदारी की बातें करते थे, बस नलिनी के दायरे में थे सिर्फ लेखक। नरेंद्र का पाला अन्य जनों से पड़ता था, जिनमें से बहुतों ने प्रख्यात लेखिका फिल्मकार का तर्क अपनाया था। जब तब दोस्त परिचित कारोबारी प्रस्ताव के साथ आपके बेटे के समान बताकर अपने बेटे भतीजे दामाद उसके पास भेज देते। व्यापार बुद्धि में नाकारा या चालबाजी का मारा नरेंद्र नई रीत के उनके उद्यमों में पैसा डुबा देता। अंग्रेजी या मूल फ्रांसीसी में इसी को एंट्रेप्रेन्योर कहते हैं। हिंदी में उद्यम करता, वो उसे समझाता। उसके पिता भी यही कहा करते थे, पर कामयाब हो तभी दुकानदार उद्यम करता कहलाता है, नाकाम हो तो कुंद ज़ेहन, जुआरी या हद से हद बदकिस्मत। नरेंद्र वो सब था, बस कामयाब नहीं था। बेटे समान नौजवानों के कारोबार में लगा पैसा डूब जाता या कम पड़ जाता तो कर्ज लेकर कमी पूरी कर देता। कर्ज उतारने का वक्त आता तो दूसरी जगह से कर्ज ले पहला पार्ट देता, कभी दूसरे को तीसरे कर्ज से उतारता, कभी माहवार किस्त दे बनाए या बढ़ाए रखता। कर्ज देने वालों की कमी न थी। प्रशांत के जाने के बाद उदारीकरण का युग आ गया था। महाजन पुराने जमाने का खलनायक नहीं रहा था, उदारता का प्रतीक बन गया था, विकास का संवाहक। नामी गिरामी बैंक घर आकर भलमनसाहस से कर्ज देते थे, बार बार देते थे, तब तक देते थे जब तक उसका कद इतना राक्षसी ना हो जाए कि उसकी भूख मिटाने को आप भलमनसाहस से सब कुछ बेच कंगाल हो जाएं। बड़े सलीके से खरामा खरामा नरेंद्र व्यापारी से कर्जदार और कर्जदार से कंगाल बन गया। उस औपन्यासिक यथार्थ का ब्यौरा देने का औचित्य नहीं है। नलिनी उसकी बारीकियां जान न पाई, जानने की कोशिश भी नहीं की। कभी कभी उसके नाम से भी कर्ज लिया जाता था। सरसरी तौर पर वजह पूछती तो नरेंद्र दो बातें कहता। एक, बिजनेस चलता ही कर्ज से है। दो, वो मोड़ आने ही वाला है जिसे काट बिजनेस वक्ती नुकसान की डगर छोड़ जबरदस्त मुनाफे के मुकाम पर पहुंचेगा। नलिनी ने ध्यान नहीं दिया। क्या नरेंद्र की मौत की जिम्मेदार वो तभी होनी शुरू हो गई थी जब उसने ध्यान नहीं दिया था? बस करहा कर कहा था, पर किसके लिए? मुनाफा पैसा सब किसके लिए? उन दिनों पैसों की तंगी नहीं थी, पैसे की ज़रूरत भी नहीं थी। ना वो कोई त्यौहार मनाती, ना कहीं आती जाती, ना मेहमानों को न्योतती, ना बढ़िया खाती खिलाती। उन्हीं त्योहारों पर जिन्हें वो मनाती ना थी, जिनके आगमन की आहट में प्रशांत की दूर होती पदचाप सुनाई देती थी। रफ्ता रफ्ता अपने जेवर अभिलाषा को दे दिए थे, रंगीन साड़ियाँ सूट कामवालियों को और बढ़िया रंगीन साड़ियाँ भांजियों को। बेटी कोई थी नहीं, बरसों त्यौहार नहीं मनाए थे, दिवाली भी नहीं। पोता पोती हुए तो मन हुआ कम से कम दिवाली मना ले, पर तब तक सब मान चुके थे कि वो नहीं मनाएगी। दिवाली पर सुशांत नए घर में गया तो 2 दिन पहले वो दिल्ली लौट आई। गई थी क्योंकि बेटा बीमार था, लौट आई क्योंकि निरोग हो चुका था। पर क्या उससे गलती वहीं शुरू हो गई थी जब उसने कहा नहीं था कि वो उनके साथ नए घर में दिवाली मनाना चाहती है? जब उसने खुद को नेगेटिव अभिलाषा का प्रिय शब्द करार होने दिया था। शुरू में पैसे की ज़रूरत सिर्फ बस दवा दारू के लिए थी, वो भी कभी कभार। ज़्यादा करके वो डॉक्टर के पास जाती ना थी। आँख का रेटिना चिर गया तो तेज़ दर्द के बावजूद 6 महीने तक डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर एक सहेली घसीट कर ले गई तो डॉक्टर शौफ ने पूछा, आखिर दर्द सहने की आपकी हद क्या है? कराह कर उसने कहा था, मैं औरत हूँ, बच्चे पैदा किए हैं, और आगे कह नहीं पाई। डॉक्टर को उसमें दकियानूसी दिखी या औरत होने का फ़क्र एनेस्थीसिया दिए बिना नश्तर लगा दिया। दर्द बढ़ा, राहत मिली, चुक गया। गोद खाली रही, शिगाफ भर गया। उसने जानने की कोशिश नहीं की कि नरेंद्र को उतने पैसे की ज़रूरत थी या जुए की मानिंद बिजनेस लत बन चुका था। काफ़ी पैसे की ज़रूरत थी, इतना वो जानती थी। नरेंद्र ने बेटे की याद में खैराती दवाखाना खोला था, जो उसके कंगाल होने तक यानी 10 बरस चला। बंजर खारी जमीन पर दरख्त उगाकर दवाखाने को हरियाली बख्शने की कोशिश भी उद्यम में शामिल थी।
जमीन इस कदर ऊसर थी कि कोशिश काफ़ी से ज़्यादा पैसा मांगती थी। जुआरी साथियों ने जमकर हौसला अफजाई की और कोशिश के लिए कर्ज लेने के रास्ते सुझाए। जो पैसा मिलता कुछ दरख्त उगाने में, कुछ दवा बांटने में, बाकी बेटे समान नौजवानों को अंतरेप्रेन्योर बनाने का सपना पूरा करने में लग जाता। उदारीकरण का कमाल था कि खैरात भी कर्ज से चलती थी। सब उदार थे, देनदार, सरकार, कानून, संगी साथी। इसे क्या कहें कि उस जुए में उनका पासा सही पड़ा और नरेंद्र का गलत। तकदीर या उनकी काबिलियत के बरक्स नरेंद्र की काहेली। और जो हो, नरेंद्र बेवकूफ़ ज़रूर था जो याद न रख सका कि बुढ़ापा तभी इज्जत से कटता है जब दो चीज़ें पास हों, पैसा और सेहत। 65 की उम्र तक पहुँचते जब दोनों गंवा चुका था, अब 70 का होकर पथरीली कंकरीली सड़क पर मुंह के बल गिर कुछ पल बेहोश रहने के बाद कुर्सी पर फिका पूछ रहा था, क्या मैं गिर गया था? नलिनी भीतर घुसी तो यही मंजर देखा। जरा देर पहले उम्र दराज बंदे की तरह टहलने निकली थी। नरेंद्र को साथ चलने के लिए कहा था पर उसने मना कर दिया था। वीना थी ही घर पर, काबिल लड़की थी, कुर्सी पर फिके नरेंद्र के चेहरे के जख्म डेटोल से साफ कर रही थी। सुशांत को मोबाइल पर इत्तला दे दी थी। क्षण भर हतप्रभ रहकर नलिनी अपने सामान से लाइसील क्रीम निकाल लाई और जख्मों पर लगा दी। खून रुक गया। कितनी खुशकिस्मत थी वो कि कुछ दिन पहले गहरी चोट आने पर डॉक्टर ने वो दी थी। वो गिरी नहीं थी, दूसरी मंजिल से गमला उस पर गिरा था। क्रीम साथ ले आई थी कि बच्चों के लिए छोड़ जाएगी, उन्हें चोट लगती ही रहती थी। कमाल क्रीम थी, लड़ाई के मैदान के जख्मों तक पर लगाई जाती थी, बशर्ते जख्म बेरहमी से साफ कर लिया जाए, जो वीना कर रही थी। नलिनी को जो डरा रहा था वो नरेंद्र का बार बार पूछना था, क्या मैं गिर गया था? हाँ, सड़क पर, वीना ने कहा तो वो बोला, मैं बाहर गया नहीं। बेख्याली में निकले थे क्या? घबरा कर नलिनी बोली तो वीना ने बतलाया, बाकायदा उससे कहकर गए थे, घूम कर आता हूँ। 5 मिनट नहीं हुए कि एक आदमी आकर बोला, कोई गिरा पड़ा है, पानी ला दो। लेकर गई तो नलिनी के जाने के बाद सोचा होगा घूम आए। बाहर निकलते ही गिर गया, पर याद क्यों नहीं? गिरना याद नहीं, बाहर जाना तक याद नहीं। तभी सुशांत आ गया। आइए, बिस्तर पर लेटिए, उसने कहा, पर नरेंद्र उठ न पाया। सहारा देकर उठाना चाहा, हुआ नहीं। पोती ईशिता को साथ लिए अभिलाषा आ पहुंची। उसे फ़ोन नहीं किया गया था। ईशिता की गिटार की क्लास बीच में छोड़कर वो नहीं आया करती थी। ईशिता नरेंद्र की तरफ दौड़ी तो अभिलाषा ने डांट कर कहा, तुम ऊपर जाओ। वो चली गई। क्यों? 13 बरस की है, इतनी नन्ही नहीं कि जरा सा जख्म न देख पाए। नलिनी को उड़ता सा ख्याल आया। तब तक वो पूरी तरह निगेटिव हो चुकी थी। उसे याद आ गया था 3 साल पहले भी नरेंद्र अपने दोस्त के बेटे नवीन के आंगन में गिर गया था और याद नहीं था कि गिरा था। नवीन ने फौरन न्यूरोलॉजिस्ट को दिखलाया था, पर चश्मदीद गवाह न होने पर 100% निदान नहीं हो पाया था। ईईजी में विकार न होने पर भी जासूसी उपन्यासों के सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बिना पर संयोग को तर्कमान मिर्गी की दवा दे दी गई थी। पिछले साल मिकदार घटाई गई थी। क्या ये मिर्गी का दौरा था? पर पिछली बार उठने में दिक्कत नहीं हुई थी, सिर पर चोट भी नहीं आई थी। तब क्या ये स्ट्रोक है या अस्पताल ले जाना चाहिए ना? वो सुशांत के बजाय अभिलाषा की तरफ मुड़ी। रोग की समझ उसे ज़्यादा थी। आज इतवार है, उन्होंने कहा, पर इमरजेंसी चल सकेंगे? एक बार फिर खींचा खांची हुई, पर नरेंद्र को उठाया न जा सका। एम्बुलेंस? नलिनी फुसफुसाई। पिछली बार भी इतवार था, पर नवीन के पास जीप और 2 दरबान थे, वे उठाकर अस्पताल ले गए थे। यहाँ एम्बुलेंस की दरकार होती तो होगी ही। फोर्टिस, उसे अस्पताल का नाम याद आ गया। कई बार अभिलाषा को वहाँ डॉक्टर से फ़ोन पर मशवरा करते सुना था। ज़रूरत है भी, मिर्गी का दौरा होगा। कल आप दिल्ली जा ही रही हैं, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। कल दिल्ली लौटना है, नलिनी को याद ही नहीं रहा था। इस हालत में कैसे जाएंगे? स्थगित करना पड़ेगा, बाद में सोचेंगे। बोली, जान पहचान के डॉक्टर से फ़ोन पर पूछ लें, वो है ना डॉक्टर सुरेश, फ़ोन करके देख लीजिए। मैं तो उन्हें जानती नहीं, मुझसे बात करेंगे?
करा कर वो सुशांत की तरफ घूम गई। देखा वो और वीना गिरते पड़ते नरेंद्र को घसीट कर बिस्तर पर लिटाने में सफल हो गए थे। उतना तो हुआ। तभी पोता शुभांशु आ गया, दौड़कर दादा के पास पहुंचा। बोला, क्या हुआ दादा? शुभू, देख मैं गिर गया। क्या बहुत चोट लगी? शुक्र है नरेंद्र शुभू को पहचान गया। नलिनी की आंखें भीग गईं। परवाह नहीं, मुझे भी लगती रहती है। मम्मी डॉक्टर के पास ले जाएंगी, अभी ठीक हो जाएंगे, शुभू बोला। डूबती नलिनी तिनके की तरह उसे थाम कर बोली, शुभू और बात करो दादा से, पूछो कल कहाँ गए थे हम लोग। शुभू, तुम जाओ होमवर्क करो, अभिलाषा बोली। वो तो 2 दिन बाद देना है, तो टाइम लगेगा करने में। तुम चलो, मैं आती हूँ। पर दादा, मुझे बाथरूम जाना है, नरेंद्र ने कहा। मैं ले चलता हूँ, नाना को भी मैं सहारा देता था। तुम जाओ, पापा है ना। शुभू चला गया। सुशांत खींच खांच कर नरेंद्र को बाथरूम ले गया। वो बार बार दाएं रुख लुढ़क कर वापस बिस्तर पर धम से गिरा तो नलिनी ने पास जाकर पूछा, तुम्हें याद है कल हम कहाँ गए थे? हाँ, उसने रुक रुक कर कहा, शुभू के स्कूल। क्यों? मेडल मिला था। वाह, तुम्हें तो सब याद है। मैं गिरा कहाँ? चेहरे पर घाव क्यों हैं? वो कुछ कहती है कि सुना। सुशांत फ़ोन पर डॉक्टर सुरेश से बात कर रहा है। वो बीच में बोल पड़ी, कहो इमरजेंसी में लाना है, कैट स्कैन होना है। पिछली दफ़े हुआ था। फ़ोन कट गया। कह रहे हैं बेहोश नहीं है, बात कर रहे हैं तो कल सुबह ले जाना, देख लेंगे। पर तब तक रात में कुछ हुआ तो? सिर की चोट है। मैं सोऊंगा ना उसके पास, कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। उसके स्वर की सरसता ने उसे आश्वस्त किया कि सुना, आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? अभिलाषा लौट आई थी। कल दिल्ली कैसे जाएंगे? टिकट बदलवाना पड़ेगा। कितने पैसे लग जाएंगे? नलिनी ने कहा। और नेगेटिव। फ्लाइट 4 बजे है, डॉक्टर सुबह देख लेगा। सुशांत, उनसे कहना पापा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। मैं अपने पापा को ले जाती थी तो यही कहती थी, पर ये तो चल नहीं सकते, कैसे जाएंगे? नलिनी का मतलब था वो कैसे संभालेगी। व्हील चेयर ले लेंगे, सुशांत एयरपोर्ट तक पहुंचा कर आएगा, 1 दिन की छुट्टी ले लेगा। नलिनी नरेंद्र से भी ज़्यादा गुमसुम हो रही। डॉक्टर ने देखा, बार बार पूछा, नाक कान से खून तो नहीं आया? ना कहने पर पर्ची पर लिखा, यात्रा में दवा बदलना ठीक नहीं है, मरीज हवाई जहाज़ से सफ़र कर सकता है। घर पहुंच अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फ़ौरन सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाएं, तभी सही निदान हो पाएगा। देखा, आप नाहक नेगेटिव सोच रही थी। डॉक्टर ने दिल्ली जाने की इजाज़त दे दी ना? हाँ अभिलाषा, दे दी। सामान बांध रही थी कि देखा नरेंद्र का रुमाल खून से तरबतर है, नाक से खून आ रहा है। सुशांत, एक बारगी घबरा कर पुकारा, पर अभिलाषा के जवाब ने चुप करवा दिया। नक्सीर फूट गई है, बच्चों की फूटती रहती है। नलिनी ने अपने को काट कर लिया। नहीं कहा, नरेंद्र बच्चा नहीं है, उसके सिर पर चोट आई है। डॉक्टर इसी बात को लेकर परेशान था। प्रशांत को याद किया, उसका कहा जुमला याद किया, भाइयों हमारी माँ एकदम अलग किस्म की पागल हैं। और पागलपन को बैसाखी की तरह थाम लिया। तब भी थामे रखा जब रास्ते में नरेंद्र ने कहा, मेरी पसलियाँ टूट गईं, छाती में बहुत दर्द है। हंसकर कहा, पसलियाँ तो टूटती ही रहती हैं, पहले भी टूटी थी ना एक बार। याद है फर्स्ट एड क्लास में क्या सिखाया था? बेहोश को कृत्रिम सांस देते हुए तड़ाक की आवाज़ आए तो समझो पसली टूट गई। परवाह मत करो, सांस देते रहो, पसली टूटने से खास नुकसान नहीं होता। व्हील चेयर ले ली गई। पुणे ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी व्हील चेयर चालक का बर्ताव उदार नहीं, स्निग्ध था। इतना कि काट बने रहना मुश्किल हो गया। नरेंद्र की जेब से चश्मे का डिब्बा गिर गया तो लाख मना करने पर ढूंढ कर माना। बोला, बीमार की चीज़ खोनी नहीं चाहिए। वे इतने भले ना होते तो वो काट बनी रहती, अस्पताल जाने के भय को दोबारा हावी ना होने देती। पर कब तक? आखिर दर्द सहने की उसकी हद क्या थी? परिचित डॉक्टर ने कहा, 3 पसलियाँ टूट गई थीं, जुड़ जाएंगी, गोलियाँ खाने से दर्द कम हो जाएगा। असल मसले दूसरे थे। किस न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं? निदान क्या होगा? क्या क्या टेस्ट करवाने होंगे?
पैसे की दिक्कत नहीं थी, चलते वक्त सुशांत ने दे दिए थे। इनकार करने लायक हालात नहीं थे। इसके अलावा मदद की ज़रूरत नहीं थी। उतनी कम ज़हन या कमज़ोर वो नहीं थी। बेटे बहू की बीमारियों से अकेले निपट चुकी थी। वैसे मदद कोई दे भी नहीं रहा था, सलाह सब। परिचित डॉक्टर पहला आदमी था जिसने यकीन के साथ पक्की राय दी थी। तभी अपोलो अस्पताल का अपॉइंटमेंट रद्द करके उसके सुझाए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाने से पहले पूछा, पुणे बड़ा शहर है, तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गई? नलिनी ने कह दिया वे यात्रा पर थे, वहाँ किसी को जानते ना थे। इमरजेंसी में कहा गया, मरीज घर जाना चाहे तो ज़रूर जाए। स्वस्थ होने में मरीज की मर्जी मायने रखती है, इसलिए लौट आए आपके पास। डॉक्टर ने बेशुमार टेस्ट करवाए, पर उससे पहले कहा, स्पष्ट कर दूं, मैं फ़ोन पर बात नहीं करता, कहीं आप फ़ोन करके मुझे तंग ना करें। फ़ोन पर बात करके ही क्या हुआ था? एक बार फिर प्रशांत का जुमला याद करके अनुभवी नलिनी ने हंसकर कहा, इमरजेंसी हुई तो अस्पताल आ जाएंगे, फ़ोन से क्या होगा। न जाने कितने टेस्ट हुए, सबका मुआयना करके डॉक्टर ने राय दी कि नरेंद्र को मिर्गी के दौरे नहीं पड़े थे। तब क्या हुआ था? और अब? ठीक कहा नहीं जा सकता। टेस्ट तुरंत नहीं हुए, जो भी हुआ था। अब मुझे कुछ कहना है, सहसा नरेंद्र बोल पड़ा। दिल्ली के रास्ते में दर्द की शिकायत करने के बाद 3 दिन से वो चुप था। टेस्ट के दौरान, डॉक्टर की तफ्तीश के दौरान हर सवाल का जवाब नलिनी ने दिया था। कहिए, घड़ी पर नज़र डालकर डॉक्टर ने बेरुखी से कहा। दोनों बार जब मुझे फिट पड़ा। फिट? आपको कैसे पता फिट था? उपहास में हंसा डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा था दवा देते हुए, बतलाया तो था आपको। तिलमिलाकर नलिनी ने बाधा दी, पर नरेंद्र सिसक सिसक कर कह रहा था, दोनों बार जब मैं गिरा, मेरा बेटा 18 साल पहले, वो। डॉक्टर समझा नहीं, बोला, क्या कह रहे हैं? नलिनी को फिर काठ होना पड़ा। सपाट स्वर में कहा, हमारा बेटा मर गया था। बीमार सुशांत के साथ डॉक्टरों के पास जाने पर कई बार पहले कह चुकी थी। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था गिरने से पहले। नरेंद्र फुग्गा पार कर रो दिया। परेशान डॉक्टर बार बार घड़ी देखने लगा, फिर बोला, ये वजह हो सकती है मिर्गी के दौरे की, दवा की डोज बढ़ा देते हैं। जल्दी से नुस्खा घसीटा और नलिनी को पकड़ा दिया। पर आप तो कह रहे थे मिर्गी नहीं है। हो भी सकती है, एब्जॉर्प्शन टेस्ट ने खून में दवा नाकाफ़ी दिखलाई है। मैं समझी नहीं, ज़रूरत क्या है डॉक्टर, मैं हूँ या आप? अब आप जाएं, दूसरा मरीज़ इंतज़ार कर रहा है। 15 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लें। पर प्लीज़ जाइए। शब्द कोड़े की तरह बजे। उसने देखा नरेंद्र कमरे में नहीं है, वो भी बाहर निकल आई। दवा ने अपना जलवा दिखलाया। 5 दिन बाद दिवाली को देर रात एक झंझावात आया। नरेंद्र के जिस्म को गिरफ्त में ले यूं झिझोड़ा ज्यों धुली चादर फटक फटक कर निचोड़ रहा हो। उस रात एम्बुलेंस मिलना नामुमकिन था। पटाखों के बेमुरव्वत शोर और बिजली के बल्बों की बेलिहाज रोशनी से पगलाई दिवाली की अमावसी रात की बेरुखी के सामने इतवार की रात की कुछ बिसात न थी। निचुड़ी चादर सा नरेंद्र बिस्तर पर गिरा, तब भी चक्रवात थमा नहीं। उसी ठौर घुमड़ता रहा, उसे मथता कूटता रहा। अवाक नलिनी टोहती रही, अब थमे, बिला मोहलत पटाखे फूटते रहे, फुअड़ रोशनी कुकती रही। रात बाकी रही, त्योहार बना रहा। जैसे आया था झंझावात अकस्मात थम गया। नरेंद्र की देह पीछे छोड़ गया, निश्चेष्ट, निश्चल, निर्जीव। लोग आए, रिवायती रोना पीटना हुआ। फिर सभी ने दिलासा देते हुए कहा, खुशकिस्मत था नरेंद्र, पहले स्ट्रोक में भगवान को प्यारा हुआ, लकवे की गलीज बीमारी भुगतने से बच गया। दवा का पत्ता हाथ में थामे निश्चेष्ट नलिनी सोच रही थी, क्या कभी कोई गलती हुई ही नहीं। अभी आप सुन रहे थे मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई कहानी खुशकिस्मत। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।